नमस्कार, आप देख रहे हैं बहस बिहार की। सख्ती को कितना और सख्त किया जाए कि ये जो अभियान है वो सफल हो, खासकर कोरोना को लेकर ये बहस लगातार जारी है और हम कोशिश कर रहे हैं कि कोरोना को लेकर आप सभी को अवेयर करें, यानी कि जागरूक करें। पॉलिटिकल पार्टी के भी नेता हमारे साथ होते हैं, डॉक्टरों की टीम हमारे साथ होती है, या फिर वो सोशल मीडिया के सहारे हो या टीवी की स्क्रीन के सहारे हो। आप लोगों को जागरूक करना है, किसी को भी कुछ गलत करने नहीं देना है। ऐसे में जरूरी यह है कि आप कोरोना प्रोटोकॉल्स, कोविड प्रोटोकॉल्स के जो तमाम नियम हैं उनका पालन जरूर करें। कई सवाल इस पर अब पैदा होते हैं, लेकिन सबसे पहले अपडेट हम स्क्रीन पर लाने जा रहे हैं और इस अपडेट को भी जानना जरूरी है आज के संदर्भ में कि आज दिन भर हुआ क्या। समाज सुधार अभियान स्थगित कर दिया गया है, यह अपडेट है। दूसरा अपडेट यह है कि मुख्यमंत्री जनता दरबार भी स्थगित कर दिया गया है। कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर यह सारी बातें अपडेट के तौर पर सामने आई हैं। दोनों डिप्टी सीएम को कोरोना हो गया है। तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी दोनों पॉजिटिव हैं। तारकिशोर प्रसाद को भी कोरोना का संक्रमण हुआ है और इसके अलावा रेणु देवी का भी नाम है संक्रमण की लिस्ट में। अपडेट नंबर 6 कहता है कि मंत्री सुनील कुमार भी कोरोना से जूझ रहे हैं, संक्रमित हो चुके हैं। और बिहार के 4 मंत्रियों को भी कोरोना हुआ है। विधान परिषद के सभापति को भी कोरोना हुआ है। यह अपडेट हम आपको बता रहे हैं, ध्यान से पढ़ते जाइए। सीएम आवास के सुरक्षा कर्मी और स्टाफ भी कोरोना संक्रमित हो गए हैं। 30 की इनकी संख्या है। अब तक 30 से अधिक लोगों को कोरोना पाया गया है, जो कि सीएम आवास में काम करते हैं, पुलिसकर्मी हैं और स्टाफ हैं। प्रकाश पर्व स्थगित कर दिया गया है। और चलिए, खबर और भी आ रही है कि अश्विनी चौबे भी कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। कोरोना हो गया अश्विनी चौबे को, यह भी अपडेट में शामिल कर लीजिए। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि अश्विनी चौबे भी कोरोना संक्रमित हो गए हैं। और हमारे साथ संजीव कर्मवीर प्रवक्ता कांग्रेस से हैं, विनोद शर्मा जी प्रवक्ता बीजेपी से, अभिषेक झा जी हैं प्रवक्ता जेडीयू से, चितरंजन गगन जी हैं आरजेडी प्रवक्ता हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है सबका। और इस बहस को, चर्चा को शुरू किया जाए। लोगों की अर्जी इस बात को लेकर थी कि डॉक्टरों की टीम तो हम बिठाते हैं, लेकिन पॉलिटिकल पार्टी वालों को बुलाइए और उनसे भी जरा पूछा जाए कि ये यात्राएं क्यों की जा रहे हैं, यात्राओं की मंशा क्यों, और क्या इस पर सख्त क्यों नहीं होना चाहिए। भीड़ के लिए तमाम तरह की कानून की बातें होती हैं, नियम सिद्धांत की बात होती है, लेकिन जब पालन करने की बारी आती है तो नेताओं के चेहरे से मास्क क्यों गायब हो जाते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग क्यों भूल जाते हैं। तो इन अपडेट के अलावा हम चर्चा जारी रखेंगे। सबसे पहले तो अभिषेक झा हमें बताएंगे कि ये जो फैसला है, फैसला तो सख्त है, लेकिन कई लोग अभिषेक ये भी पूछ रहे हैं कि इस ठंड के मौसम में नाइट कर्फ्यू का जो कंसेप्ट है, वो कंसेप्ट कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ऐसे ही ठंड में लोग कम निकलते हैं और टेम्परेचर काफी कम है। मेट्रोपॉलिटन सिटी तो है नहीं कि रात और दिन एक समान होते हैं। यहां पर 7-8 बजे के बाद जो ठंड के मौसम में हम देखते हैं, तो ये चीजें कितनी सफल होंगी। समय को थोड़ा सा अप, और जब अगले दिन का जो समय था उसे थोड़ा और डाउन किया जा सकता था, ऐसा नहीं हो पाया, तो लोग इस बात की डिमांड कर रहे हैं। बार हम लोग एक मुश्किल समय में हैं और कोविड जैसी महामारी का एक अलग सा रूप हम लोगों के सामने खड़ा है। सरकार ने सभी चीज़ों की समीक्षा की है, क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप ने भी सभी चीज़ों की समीक्षा की है और उसके बाद एहतियात के तौर पर ये सारी पाबंदियां लगाई गई हैं, गाइडलाइंस भी जारी की गए हैं। लेकिन आप देख रहे हैं कि बीते 3-4 दिनों में ये जो संक्रमण का दर है वो लगातार बढ़ते जा रहा है। आम और खास में कोई अंतर नहीं है, हर कोई संक्रमित होता चला जा रहा है। तो निश्चित रूप से लोगों का सुझाव आ रहा है, एडवाइसेस आ रहा है प्रशासन तक और क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप तक भी, आपके माध्यम से या अन्य माध्यमों से भी लोगों के जो सुझाव हैं वो पहुंच रहे हैं। और अभी तो आने वाले 2 हफ्तों के लिए इन पाबंदियों को लागू किया गया है, लेकिन जिस तरह से स्थिति भयावह हो रही है, संक्रमण का दर बढ़ रहा है, केसेस की संख्या बढ़ रही है, तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में और भी चीज़ों को सख्त करना पड़ेगा। क्योंकि अभी से 10-15 दिनों पहले भी हम लोग जब डिबेट करते थे या बातचीत कर रहे थे, तो उस वक्त तक लग नहीं रहा था कि ये रफ्तार अचानक से इतनी बढ़ जाएगी। लेकिन जब रफ्तार बढ़ती है तो स्थिति की समीक्षा करते हुए, चूंकि संपूर्ण लॉकडाउन लगा देने से और भी समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं, हम लोगों ने पहले भी इस दौर को झेला है। लेकिन आज की तो वास्तविक और कड़वी सच्चाई यही है ना कि इस महामारी के साथ हमें जीना, चलना, रहना सीखना पड़ेगा। जीवन यापन भी आवश्यक है और लोगों की जानमाल की सुरक्षा भी अति आवश्यक है। तो उसी के मद्देनजर इन पाबंदियों को लगाया गया है। आने वाले समय में
और भी समीक्षा होगी, लोगों के सुझाव भी लिए जाएंगे। चलिए अब जरा मिलाते हैं आपके इस वक्तव्य को जरा मिलाते हैं। क्या चित्तरंजन गगन जी संतुष्ट हैं सरकार के इस सख्ती वाले फैसले से? चित्तरंजन गगन जी, क्या जवाब है इसका? अगर आपके पास से अगर कोई सुझाव पूछा गया होता या हुआ होगा तो वो भी जरा बताइएगा। विवेक जी, जैसा अभी आप बता रहे थे कि मुख्यमंत्री आवास में इतनी बड़ी संख्या में वहाँ जो लोग रहते हैं वे संक्रमित हो गए हैं, कई मंत्री संक्रमित हो गए हैं, जो स्थितियाँ देख रहे हैं, इसमें निश्चित रूप से पिछले यह तीसरा लहर है। पहले भी 2 बार लहर आ चुका है और दोनों बार जो है, जब पहली बार लहर आया उससे कोई सीख सरकार नहीं ली, बिहार सरकार नहीं ली, और दूसरे बार जो भयावह स्थिति हुई जिस ढंग से, जिसकी उम्मीद लोग नहीं करते थे, और शायद याद करने के बाद में सीजन पैदा होता है, शायद ही कोई ऐसा आदमी होगा जिसके संपर्क के लोगों से उनका साथ नहीं छूटा हो। और उसके बावजूद भी ये तीसरी लहर आ रही है, तीसरी लहर आ गई है काफ़ी भयानक रूप से, लेकिन सरकार ने पिछले 2 लहरों से कोई सीख सबक नहीं लिया। 29 तारीख को मुख्यमंत्री जी कहते हैं अस्थिर रहिए अभिषेक जी, तुरंत अंगुली उठाने लगे। उठाने लायक हैं आप? आप बोल रहे थे, मैं तो उंगली रेस कर रहा हूँ, बोल रहा हूँ, आप शुरू कर दिए, उंगली उठाना शुरू कर दिए। अरे बिहार की जनता आप पर उंगली उठा रही है, शर्म कीजिए, शर्म कीजिए, मैं तो विरोध करूंगा ना भाई। बिहार की जनता आप पर उंगली उठा रही है। बात बोल लीजिए, मैं तो अपनी बात बोलूंगा ना। समय आएगा फिर आपसे पूछा जाएगा। आप बोल लीजिए, उंगली उठा रहे हैं, बिहार की जनता उंगली उठा रही है आपके तरफ। मैंने आपत्ति दर्ज की है। देखिए अभी स्थिति, आप जिस तरह से अभी चुनावी मार्केटिंग करने की कोशिश कर रहे हैं, चुनावी मार्केटिंग हो रहा है, अभी सब कंट्रोल में है। मुख्यमंत्री बोलते हैं कि तीसरा लहर आ रहा है, कंट्रोल में है सब कुछ। मुख्यमंत्री जी ने स्थगित कर दी है अपनी यात्रा। देखिए पक्ष विपक्ष छोड़ दीजिए, नहीं आप पक्ष विपक्ष मत करिए, पक्ष विपक्ष की बात नहीं है, राजनीति मत करिए, जिम्मेवारी लीजिए, ईमानदारी से निवेदन है, जिम्मेवार जिम्मेदारी बिहार में बिगड़ती जा रही है, जिम्मेदारी इसके लिए देखिए राजनीति मत करिए, अच्छा नहीं लगता। यह राजनीति हो रहा है, ये मुद्दा राजनीति आप कर देंगे, राजनीति हम करते हैं, मुद्दा राजनीति राजनीति। अरे बेहद गंभीर मसला है, लोग मरते रहे, छोड़ दीजिए, विपक्ष का भेदभाव मत रखिए, सहयोग का रखिए, सरकार की सहयोग का माहौल रखिए, सरकार का फेलियर, सकारात्मक सुझाव दीजिए। 2 लहर आए यहाँ पर, सकारात्मक, लेकिन कोई सबक उससे सकारात्मक सुझाव दीजिएगा, अच्छा लगेगा। अरे आज भी लोगों को भी अच्छा लगेगा, नहीं तो कोई भयावह स्थिति की तरफ बिहार जा रही है। हमें मिलकर सब कुछ फेस करना है, लोगों को भी अच्छा लगेगा। 29 तारीख को हमको जवाब दीजिए। 29 तारीख को जब मुख्यमंत्री जी सार्वजनिक रूप से अब बोले कि तीसरा लहर आ चुका है, उसके बाद फिर जो है सो उनका यह समाज सुधार यात्रा करने का क्या मतलब था? मुख्यमंत्री जी ने समीक्षा की और फैसला लिया ना। नहीं, जब गया का रिपोर्ट आया कि वहां पर स्थिति विस्फोटक है, जंगल होने बदल दिया ना। नहीं, फैसला लिया कब? फैसला कब लिया है ना? नहीं, फैसला कब लिया? इसी हिसाब से उठाए जाते हैं। नहीं, एहतियाती के तौर पर नहीं भाई, क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप ने क्राइसिस के नाम पर केवल राजनीति करती रही है बिहार की सरकार, और जनता दल और मुख्यमंत्री नहीं होता है। एक खतरा हमारे सामने है, आपकी पार्टी हो, हमारी पार्टी हो, सरकार की बात हो या आम जनता की बात हो, सहयोग से लड़ सकते हैं। नहीं, यह जिम्मेवारी किसकी है? हम सहयोग से ही लड़ सकते हैं। आप पहली लहर में फेलियर रहे, सहयोग से ही लड़ सकते हैं, लहर में महा फेलियर रहे, हम तो और उसके बाद आज जो है बिहार की जनता के सपोर्ट से राजनीति अच्छी नहीं लग रही है। अभी एकदम विनम्र निवेदन है आपसे। लोग मरते रहेंगे और मैं कहूंगा नहीं, मैं चुप रहा हूं। अरे भाई, मैं कहूंगी सरकार अच्छा काम कर रहा है। अरे मेरा आपसे निवेदन क्या है, सहयोग के रूप में सुझाव दीजिए, आप स्वीकार कीजिए, सकारात्मक सुझाव। अरे सरकार तो काम कर ही रही है ना। आप देखिए कि अस्पतालों में सारी व्यवस्थाएं जिस सरकार का मुखिया सुनता नहीं है, समुचित हो गई। जिस सरकार का मुखिया कहता है कि हमको कुछ पता नहीं है, जनता दरबार में लोगों से मिलते हैं, हाँ, अब सुनते ही नहीं है। अरे लोगों से व्यक्तिगत रूप से जनता दरबार समस्या है, जनता दरबार, आपकी समस्या है वो भी सुनेंगे, इसमें कहाँ दिक्कत है? देखिए राजनीतिक रूप नहीं देना है इसको, हम यहाँ पर एक सकारात्मक बहस के लिए हैं। क्या विवेक जी आपसे आग्रह है, आपके यहाँ पर सुझाव गलती कीजिए और चुपचाप देखते रहे तो दीजिए। नहीं, आप लोगों के मौत के कुएं में ढकेल दीजिए, हम क्या कर रहे हैं? 2 साल की चुनावी मार्केटिंग कर रहे हैं। चुनावी मार्केटिंग है ये, एग्रेशन में बोल रहे हैं चीजों को, अच्छा नहीं लगता है। आप अगर हजार लोग मर गए, आप अगर सुझाव देते, हमारी संवेदना है, सरकार ने क्या संवेदना नाम की कोई चीज है? सरकार ने मुआवजा दिया है, संवेदना नाम की कोई चीज है? आपने खोया है अपने लोगों को, हम लोगों ने खोया है अपने लोगों को, केवल गुमराह करने के जान कहीं जाती है दुखद होती है, दुर्भाग्यपूर्ण होती है।
लेकिन अभी जो खतरा हमारे सामने है, उसके लिए जिम्मेवार कौन? उस बहुमूल्य उस समय जिम्मेवारी को आप क्यों नहीं स्वीकारते हैं? इस बहुमूल्य समय में पिछले हमें देखना गलतियों है से कि आपने सबक आगे हम क्यों क्या नहीं कर लिया? सकते हैं। देखिए नहीं, सरकार, पिछले समीक्षा इसी गलतियों- को तो कहते हैं। अरे समीक्षा इसी को ना कहते हैं। नहीं, आप हमको पास में जो अभिषेक चीजें जी- हुई है, पास में जो चीजें हुई है, उनका आकलन करके नहीं, आगे और अभिषेक बेहतर जी, हो, आपको- यही तो समीक्षा है। आपको कष्ट हो रहा यही है। तो समीक्षा नहीं, मुझे मैं कष्ट जब नहीं यह है। कह रहा हूं कि मुझे पिछले कष्ट नहीं दो है, मैं तो लहर एकदम आए, इत्मीनान से बता रहा आपने- हूं आपको कि भाई सरकार की प्राथमिकता है कि अगर जो खतरा हमारे सामने है उससे हम कैसे निपटे। उसमें सभी पार्टियों के लोग, आम जनमानस के भी लोग अगर मैं advice तो वही देते ना हैं। कह रहा हूं। अभी तो विवेक जी अबे, इतना- मैं तो इतना वही कह रहा important हूं डिबेट कि चला रहे दो हैं। लहर पे पहले आए। इस डिबेट का तो महत्व है ना। आपने कोई इस उससे डिबेट के सबक माध्यम नहीं से लोग लिया। सुन रहे हैं, लोगों से अपील होती है, लोग सुझाव देते हैं, ये बातें वहां तक पहुंचती हैं। उसके बाद आपकी नाकामियों के कारण देखिए, पिछले लहर में हजारों लोग मामला ये होता है हमारे बीच से चले गए। आपने कोई सबक नहीं लिया। देखिए, हमने देश के जो अन्य प्रदेश है वहां पर कहीं कांग्रेस पार्टी की सरकार है, कहीं अन्य पार्टियों की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। सरकारों की जिम्मेदारी है कि लोगों को मिला। विवेक जी पहले अरे तो विवेक चुप जी कराइए। समझिए नहीं, लेकिन एक पहले जिम्मेदारी तो बनती है ये काफी बोल देर रहे से। थे, देखिए मैं नहीं बोल रहा था। तकरीबन चुप 8 कराइए मिनट से हमने आप दोनों को कोई डिस्टरबेंस नहीं दी, इसलिए कि किसी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले जरूरी है कि कहीं आप बाद में ये ना कहें कि हमें कम मौका मिला। हमने कहा सख्ती को सफल बनाएं, जो सख्ती हुई है उसे इंप्लीमेंट करना है हमें। कोई भी पार्टी, कोई भी दल, कोई भी व्यक्ति विशेष, और ये सबकी जिम्मेदारी है कि हम उस रास्ते पर चलें। अगर चितरंजन गगन जी, सवाल इस पर है कि नाइट कर्फ्यू के कंसेप्ट पर अगर सवाल है, क्योंकि आज जो हमारे मोबाइल में जो लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं उसके आधार पर इस डिबेट को हम आगे बढ़ा रहे हैं। उनका कहना है कि नाइट कर्फ्यू का पटना राजधानी में क्या कंसेप्ट है। यह सवाल हो सकता है, क्या कंसेप्ट हो सकता है? अभिषेक झा जरा इसका जवाब दीजिए, उसके बाद हम जरा संजीव जी के पास चलेंगे। देखिए, होता यह है ना कि जब हम पाबंदियों को लागू करते हैं विवेक जी, तो चरणबद्ध तरीके से लागू करते हैं। नाइट कर्फ्यू के माध्यम से इस पाबंदी को लागू किया गया है। अभी एक ही बार अगर पूरे दिन भर का कर्फ्यू यहां पर लग जाए या कुछ ही घंटे की राहत अगर दी जाए शुरू में, तो फिर सभी लोगों को दिक्कत होगी और मांग ये उठनी शुरू हो जाएगी कि रोजमर्रा की जो चीजें हैं उसमें दिक्कतें। तो रात में चलता कौन है पटना की सड़कों पर? जैसे कहीं कोई बीमारी होती है तो एकदम छोटी सी, देखिए मूवमेंट कम होता है, इस बात को हम लोग भी समझते हैं, लेकिन चरणबद्ध तरीके से। देखिए, चरणबद्ध तरीके से ना, कोई बीमारी होती है तो सबसे पहले हम इंजेक्शन ही नहीं लगा देते हैं, सबसे पहले हम टैबलेट लेते हैं। तो लोग कहते हैं भाई कि टैबलेट लिया, अब टैबलेट से तो आप ये कह रहे हैं कि धीरे धीरे हम लॉकडाउन की तरफ बढ़ रहे हैं। तो चरणबद्ध तरीके से हम आगे बढ़ेंगे। विवेक जी, आज स्थिति यहाँ पहुंच गई है। हम कहां तक जाएंगे ये तो भविष्य के घर में छुपा हुआ है। स्थिति संक्रमण को रोकने के लिए जो भी एहतियाती, मुझे जवाब देने दीजिए। उन्होंने सवाल मेरे से पूछा है, मैं जवाब दे दूं कि सरकार ने चरणबद्ध तरीके से स्टेप्स लेना शुरू कर दिया है। आगे क्या होना है ये भविष्य के घर में छुपा हुआ है। संक्रमण किस रफ्तार से बढ़ता है, सरकार समीक्षा कैसे करती है, क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप अपना रिपोर्ट क्या देता है, इसमें किसी का विरोध उचित नहीं लगता है। भाई, कोविड किसी को पूछकर अटैक कर रहा है क्या कि आप सत्ता पक्ष के हैं कि विपक्ष के हैं? नहीं, किसी तो को चरणबद्ध तरीके से है। और हमारा भी नम्र आग्रह है, मेरा सवाल यह है कि पिछले 2 लहर आए, सरकार ने कोई सबक नहीं लिया। नहीं, कैसे नहीं सबक लिया? सरकार ने काम कैसे नहीं किया? रिकवरी रेट इतना है हमारा, मुख्यमंत्री वैक्सीनेशन में हम यहाँ पर जा चुके हैं। अगर उस बहस में हम जाएंगे तो आप नहीं जीत पाएंगे। वैक्सीनेशन में 10 करोड़ के पास जवाब दीजिए। ऑक्सीजन, इतने सारे प्लांट्स लगे हैं, अस्पतालों की बात दे दी। अभिषेक क्या दिक्कत है? चितरंजन गगन जी अगर सवाल पूछ रहे हैं तो उसका जवाब दे दीजिए। अगर वो फेल्यूर बता रहे हैं आपको दोनों चरणों में, तो बताइए क्यों फेल्यूर नहीं है। विवेक जी, वैक्सीनेशन में बड़ा रफ्तार है। मैं जवाब दूंगा। सवाल सुन लीजिए। मेरा सवाल यह है जी कि 29 तारीख को जब मुख्यमंत्री जी सार्वजनिक रूप से यह कह रहे हैं कि तीसरा लहर आ चुका है, तो फिर ये 7 दिन तक क्यों प्रतीक्षा किया गया? चलिए इसका जवाब दे दीजिए। जो उनका जो अभियान चल रहा था कौन? ठीक है, मैं जवाब अब थोड़ा धैर्य से सुन लीजिए। देखिए, बीते 7 दिनों का अगर आप आंकड़ा देखेंगे ना, तो इधर के 2 दिनों में ही जो आंकड़ा है ये थोड़ा भयावह हुआ है। शुरू में जो रफ्तार थी वो धीमी थी, तो लोगों का एक्सपेक्टेशन था कि ये धीमी रफ्तार है, लेकिन उससे पहले समीक्षा का रिजल्ट कल जो आपको मिला है वो 7 दिनों की समीक्षा रही होगी, 10 दिनों की समीक्षा रही होगी, उसके बाद पाबंदी को लागू किया गया होगा। तो संक्रमण की रफ्तार पहले धीरे धीरे बढ़ रही थी, लेकिन एक अंदेशा हो चुका था। समीक्षा होने के बाद हम आगे बढ़े। 29 तारीख को धैर्य रखिए सुनने का। अरे, तीसरी लहर की दस्तक है अभी। देखिए, लहर को हम लोग कहते हैं, तो मैं कह रहा हूं कि जो रफ्तार है, बात तो यही हुआ ना अभिषेक जी, सवाल तो यही है ना कि दस्तक को आप समझ नहीं पाए और लहर में कन्वर्ट जब हो गया तो छटपटाने लगे, तब नियम कानून होने लगा। ठीक है, संजीव कर्मवीर हमारे साथ है, प्रवक्ता कांग्रेस है। संजीव जी, सख्ती को सफल बनाने की बात चल रही है, कैसे सफलता
होगी जब ऐसी स्क्रीन पर तस्वीरें चलती हैं जो हमें चिंता में डाल देती हैं। अगर पॉलिटिकल पार्टी के अगर खेमे की बात करें, बीजेपी के खेमे की अगर हम बात करें, तो एक दिन पहले हमने तस्वीर चलाई थी, किसी के चेहरे पर मास्क नहीं था, और लगातार अब केसेस बढ़ते जा रहे हैं। हम कांग्रेस का स्टैंड जानना चाहेंगे, पॉलिटिकल पार्टी के नेता, प्रवक्ता होने के नाते क्या कहना है? विवेक जी, कांग्रेस पार्टी का क्लियर कॉन्सेप्ट है कि जो अभी का बिहार सरकार ने जो निर्णय लिया है उसका बिहार में कोई और पटना शहर में कोई तात्पर्य नहीं है। ना तो यहाँ पब है, ना क्लब है, और ना इतना इंडस्ट्री का अंबार 17 वर्षों में लगा है जिसके कारण यहाँ डे नाइट वर्क होता है। इसलिए कांग्रेस पार्टी का साफ मानना है कि बिहार में जितने भी प्राइवेट एवं सरकारी स्कूल, कॉलेज, संस्थाएं हैं, ऑफिस हैं, उनको वर्क फ्रॉम होम कर देना चाहिए। और नीतीश कुमार जी के मंत्रिमंडल के मंत्री भाजपा जदयू के कई नेताओं के संक्रमित होने के बाद तो इतना सजग हुए हैं ना, तो प्रथम कोरोना का जो लहर आया और सेकंड जो कोरोना का लहर आया उसमें आप देखे ही होंगे जब सर से ऊपर पानी चल जाता है तब ये लोग जाकर। चलिए अब एक बड़ी खबर की तरफ हम जरा रुक करते हैं। खुर्शीद आलम की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है और प्रधानमंत्री की सुरक्षा में जो चूक हुई है उससे जुड़ी हुई कुछ बातें वो बता रहे हैं। हिसाब हिंदुस्तान से और हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री से ना कीजिए। पंजाब सरकार को, कांग्रेस को आज जवाब देना होगा। प्रधानमंत्री किस रूट से एक स्थल पर पहुंचते हैं, उस पूरे रूट की सुरक्षा का प्रबंध और कोई भी गतिरोध नहीं है ऐसा आश्वासन पंजाब पुलिस ने प्रधानमंत्री जी के सुरक्षा दस्ते को दिया। क्या जानबूझकर प्रधानमंत्री जी के सुरक्षा दस्ते को झूठ बोला गया? प्रश्न 2, प्रधानमंत्री जी के पूरे कैवलकेड को जब रोकने का प्रयास हुआ, 20 मिनट तक जब उनकी सुरक्षा भंग की गई, जिन लोगों ने प्रधानमंत्री की सुरक्षा को भंग किया उन लोगों को प्रधानमंत्री की गाड़ी के पास तक, उस स्थल तक किसने और कैसे पहुंचाया? क्योंकि हिंदुस्तान में हर नागरिक जानता है कि प्रधानमंत्री की इस वक्त की मूवमेंट कहां, कब, कैसे हो रही है, यह साधारणतः जानकारी उपलब्ध नहीं होती। उस क्षण किसने उन लोगों को फ्लाईओवर पर भेजा, ठहराया, व्यवस्था की, इसका जवाब पंजाब की कांग्रेस सरकार को देना होगा। इस घटनाक्रम के दौरान कांग्रेस के युवा नेतृत्व ने जोश का, उत्सव का इजहार किया। किस बात का उत्सव है उनका? किस बात का जोश है कि देश के प्रधानमंत्री को मौत की कगार पर ले गए थे? मुझे आक्रोश इस बात का है कि जब सुरक्षा कर्मियों ने पंजाब सरकार से उस समय संपर्क साधने की कोशिश की तो मुख्यमंत्री के दफ्तर से किसी ने भी संवाद नहीं किया। किस बात का इंतजार कर रही थी कांग्रेस की सरकार पंजाब में? शायद इसीलिए मीडिया में जो रिपोर्ट्स हैं कि लौटते वक्त प्रधानमंत्री जी ने, शायद मीडिया में कुछ लोगों ने इसको रिपोर्ट किया है कि चन्नी जी के लिए संदेश दिया कि जिंदा लौट रहा हूं। मैं आज कांग्रेस पार्टी से कहना चाहती हूं, नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने देश के नागरिकों के वोट और आशीर्वाद से। उन्हें ध्वस्त करना है तो इलेक्शन में करते हैं। ये साजिश रचने की क्या जरूरत थी? इन सभी सवालों को मात्र मैं या सुधांशु जी नहीं पूछ रहे,
राष्ट्र भर में ये सवाल उठ खड़े हुए हैं, लेकिन वो लोग जो इस षड्यंत्र का हिस्सा है उनसे कह दो कि मेरा विश्वास है कि न्याय निश्चित रूप से होगा। बैर मोदी से है, लेकिन देश के प्रधानमंत्री का बाल बांका करने की इस साजिश को देश समर्थन नहीं देगा। नीरज जी, आप इतने वर्षों से पत्रकारिता कर रहे हैं, प्रधानमंत्री का दस्ता इस वक्त कहां है? आप इसका जवाब दे पाएंगे? ये सिर्फ सुरक्षा कर्मी, सुरक्षा बल और पुलिस जानती है। उस क्षण उस फ्लाईओवर पर लोगों को किसने पहुंचाया? दूसरा प्रश्न, प्रधानमंत्री जब निकले, प्रस्थान किया जब उन्होंने, तो पंजाब की डीजीपी ने आश्वस्त किया था कि कोई गतिरोध नहीं है। तो क्या वो झूठा आश्वासन था? जब 20 मिनट तक फ्लाईओवर पर प्रधानमंत्री की सुरक्षा भंग हुई, सुरक्षा दस्तावेज जब बार बार फोन कर रहा था, संवाद स्थापित करने की कोशिश कर रहा था, तो क्यों हाथ खड़े कर दिए पंजाब की सरकार ने? यह आकस्मिक नहीं हुआ, एक षड्यंत्र है, ऐसा व्यतीत होता है। एक टेक्निकल बात यह भी है कि जो आप लोगों ने जैसे Z+ सिक्योरिटी सुनी होगी, उसके ऊपर होती ASL एडवांस सिक्योरिटी लाइजनिंग। तो स्मृति ईरानी को आप सुन पा रहे थे। प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों हुई, इस पर वो सारी चीजें कह रही थी। हम डिबेट पर लौटते हैं और डिबेट पर जो बहस चल रही है उसे जरा मोड़ने की कोशिश करते हैं, और इस पर क्या कहना है कांग्रेस के प्रवक्ता संजीव कर्मवीर जी का कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। प्रधानमंत्री हैं देश के, कोई मुख्यमंत्री नहीं है। अगर मुख्यमंत्री भी रहते तो ऐसी स्थिति जो आज उत्पन्न हुई नहीं होनी चाहिए थी। 5 मिनट 10 मिनट करते हैं। संजीव जी। हाँ विवेक जी, अभी जो आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी, स्मृति ईरानी क्या कह रही थी? जो घटना हुई है उसको पंजाब की सरकार और वहां के मुख्यमंत्री चन्नी जी गंभीरता से लिए हैं, और उस चूक में जो भी सम्मिलित होंगे, जो उचित होगा वो सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। एक प्रोटोकॉल तो होता है ना संजीव जी, एक प्रोटोकॉल तो होता है ना। प्रधानमंत्री कहीं जा रहे हैं, उनका कारकेड जा रहा है, क्या नियम है, क्या कानून है? चन्नी जी अपने घर में बैठे हैं और प्रधानमंत्री जिस सड़क पर आ रहे हैं वहां पर कोई भी घेरेबंदी कर देगा? क्या है ये? जो इसके लिए भी जो भी न्याय संगत कार्रवाई होगा वो पंजाब की सरकार देख रही है। उसके बाद इस पर जो भी जिम्मेवार होगा उस पर कार्रवाई की जाएगी। चितरंजन गगन जी, आपसे भी रिएक्शन लेना चाहेंगे। चन्नी जी गंभीर मुख्यमंत्री हैं और जिम्मेवार व्यक्ति हैं। वो लोकतंत्र में वो तो आज दिख रहा है कि प्रधानमंत्री और कांग्रेस पार्टी सदैव विश्वास रखती है और विश्वास रखेगी। प्रधानमंत्री जिस रूट से जाने वाले हैं उस रूट की जानकारियां लीक हो जा रही हैं, आप समझ सकते हैं। आरजेडी के प्रवक्ता चितरंजन गगन जी, आपका क्या रिएक्शन है? अब नहीं विवेक जी, और वहाँ की सरकार अभी कांग्रेस के साथ ही बता रहे थे, पंजाब की सरकार इस पर गंभीर है, और निश्चित रूप से हम समझते हैं कि अगर कहीं कोई चूक हुआ है तो निश्चित रूप से उस पर कार्रवाई वहाँ की सरकार लेगी। अब क्या सच्चाई है, अब पॉलिटिकल स्टंट है या किसी कोई साजिश है, तो जो वहाँ की सरकार या जो एजेंसी जांच करेगी वही बता सकती है। चलिए, ये रिएक्शन अभिषेक झा के पास भी आता है। सवाल तो ये अभिषेक, क्योंकि अगर मुख्यमंत्री भी का काफिला भी जाता है, हम एक उदाहरण ही लेते हैं, अगर मुख्यमंत्री का भी काफिला जाता है, हर कुछ चंद लोगों को पता होता है जो उनकी सिक्योरिटी में होते हैं, जो रोड मैप प्लान करते हैं, लेकिन ये प्रधानमंत्री हैं और उस रूट पर आकर लोग जमा हो गए और काफिले को रोका। आप समझ सकते हैं किस तरफ इशारा जा रहा है। हम सीधे तौर पर अभी कुछ नहीं कह रहे हैं, यह जांच का विषय है, लेकिन इससे प्रधानमंत्री भी जरूर न कहीं आहत हुए और उन्होंने कुछ बातें कही। देखिए विवेक, प्रधानमंत्री हो या मुख्यमंत्री,
किसी पार्टी के नहीं होते हैं, प्रधानमंत्री पूरे देश के हैं, देश की जनता के आशीर्वाद से बने हैं। और ये जो दृश्य हमारे सामने आए हैं कि प्रधानमंत्री जी के कारकेड को डिस्टर्ब किया गया, रोका गया और सारी चीजें हुई हैं, बेहद चिंताजनक है, गंभीर है। प्रदेश की सरकार की यह जिम्मेवारी थी कि भाई कारकेड में कोई डिस्टर्बेंस ना हो, और जिस रास्ते से वो जा रहे थे उस रास्ते की जानकारी किसी और को मिली, इतनी बड़ी चूक हुई, लोग वहां एकत्रित हो गए। लोकतंत्र में विरोध करने का तरीका है, बहुत सारे तरीके हमारे पास हैं, लेकिन ये जो दृश्य सामने आए हैं कोई भी इसको उचित नहीं ठहरा सकता है। वहां की सरकार की यह जवाबदेही बनती है कि जिम्मेदारी तय करे कि किन अधिकारियों की लापरवाही की वजह से, किन लोगों की वजह से इस तरह की घटना घटी है। ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। विनोद शर्मा जी के मुख्यमंत्री हो, की जा रही है, प्रधानमंत्री हो, विनोद शर्मा या जी, फिर जिम्मेदार लोग हो, उन पर कार्रवाई होनी ही चाहिए। विनोद शर्मा जी, विवेक जी, प्रथम दृष्टया कोई भी कह सकता है कि राज्य सरकार की जिम्मेवारी थी, डीजीपी की जानकारी थी और दोनों के जानकारी में जो घटना घटी है, इसलिए निश्चित रूप से जांच तो बाद में होगा। आम जनता भी कहेगी कि मुख्यमंत्री और डायरेक्ट डीजीपी वहां के इसके लिए दोषी हैं, जिन्होंने जानबूझकर एक सूचना ली कि प्रधानमंत्री इस रास्ते से जा रहे हैं और वहां लोगों का जमावड़ा करने का काम किया। और इतनी निंदनीय है जिसकी कोई मन सीमा नहीं है। पूरे देश की जनता देख रही है कि कितने हमारे अच्छे प्रधानमंत्री जो देश हित के लिए दिन रात एक किए हैं, और घटना, कोई भी घटना वहां घट सकती थी, जितनी जनता जमा हो रही थी, बड़ी से बड़ी घटना घट सकती थी। हालांकि अभी ये जांच का विषय, हालांकि बीजेपी वाले की पास से प्रधानमंत्री वहां से निकल गए। ईरानी को कुछ देर पहले आप सुन पा रहे थे, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस से हमने आपको सीधे जोड़ा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का आने के लिए, हमारे साथ इस डिबेट में शामिल होने के लिए, बातचीत करने के लिए और एक नई खबर पर भी अपनी प्रतिक्रिया देने के लिए। खबरें लगातार जारी हैं।